हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबी एसीए एग्जामिनेशन 2025 की शिफ्ट 3 आज डिस्कस करेंगे। अगर हम आईबी एग्जामिनेशन को जानते हैं तो जनरल स्टडी सेक्शन की वेटेज 20 क्वेश्चंस की रहती है उसमें, और हम एग्जामिनेशन को एनालिसिस करके अगर देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 60 to 70% क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्टेबल है। शिफ्ट 3 के अंदर भी आप देखेंगे बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हाँ, कैटेगरी अगर हम देखें तो मॉडरेट एग्जामिनेशन है, बिल्कुल डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं पुट कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन। शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बैंड आफ्टर 2006 एंड 7। 2006 और 7 के बाद क्या चीज बैन कर दी गई, तो आपको ध्यान रखना है, ये याद कर ले अगले एग्जामिनेशन के लिए भी। आरबीआई फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट, आरबीआई ने डेफिसिट यानी घाटे को फाइनेंस करना बंद कर दिया, बैन कर दिया गया इस चीज को कि सरकार जो घाटे में चली जाती है उसको वो फाइनेंसिंग नहीं करा सकती। ये 2006 के बाद प्रॉपर्ली लागू हो गई बात, तो ये आपने याद कर लेनी है नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए भी कि आरबीआई ने घाटे को यानी कि डेफिसिट को फाइनेंस करना बंद कर दिया आफ्टर 2006 इफेक्टिवली। तो ये आपका डिटेल्स जो दी हुई है पीडीएफ में वो आपके साथ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम लिंक के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी ड्रिवन फोक डांस ऑफ उत्तराखंड दैट ओरिजिनेटेड इन कुमाऊं रीजन। तो फोक डांस के ऊपर क्वेश्चन है। फोक डांस आप ऑलरेडी याद करते हैं, तो उत्तराखंड के भी करते हैं, हिमाचल के भी करते हैं। कॉमन उसके अंदर आपको दिखेगा झोरा आंसर आ रहा है यहाँ पे। ये झोरा जो है फोक डांस आपको हिमाचल प्रदेश में भी दिखेगा, झोरा झल्ली। तो इसी प्रकार से ये कुमाऊं रीजन के अंदर ओरिजिनेटेड ये डांस है, उत्तराखंड को बिलोंग करता है। झोरा यहाँ पे आपका आंसर आना है, तो आपको ये याद रखने हैं। फोक डांसेस के क्वेश्चंस मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाएंगे, आईबी में भी और रेलवेज में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर झोरा बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप। तो लक्षद्वीप ग्रुप का वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो अगाटी आपका आंसर आएगा। इसका सर्दर्न मोस्ट कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सर्दर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है, तो वो फिर आपका मिनिकॉय आएगा। तो करंटली आपका जो क्वेश्चन है वो वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड पूछा हुआ है, तो इसमें अगाटी आपका आंसर आएगा। ये वाला जो आइलैंड है ये वेस्टर्न मोस्ट है और ये मिनिकॉय जो है ये सर्दर्न मोस्ट है। दोनों का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। अब ध्यान दें, मिनिकॉय आइलैंड जो है इसके बाद दूसरा देश स्टार्ट हो जाता है, मालदीव स्टार्ट हो जाते हैं, और मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल माना जाएगा। 8 डिग्री चैनल अगर आपका आ गया क्वेश्चन, तो वो मिनिकॉय और मालदीव्स के इन बिटवीन वो चैनल होता है। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार का भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या रहता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंडिया का भी सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। वेरी फेमस, आपको बहुत मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि आपके यहाँ पे पाया जाएगा, इंदिरा पॉइंट बिल्कुल साउथ में। और ध्यान दें, यहां पे भी आपको एक चैनल का जिक्र देखने को मिलता है, दैट इज 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के इन बिटवीन रहता है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है। लास्ट आइलैंड्स पूछ लिए जाए आपसे तो वो आपके रहेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, जो कि सर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स के नाम पे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड इन 2000 टू इंप्रूव कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। तो कोल्ड स्टोरेज एक प्रकार से स्टोरेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो आपको यहाँ नाम से ही पता लग जाएगा आंसर क्या बन सकता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो ये तो हॉर्टिकल्चर के बारे में है, स्टोरेज के बारे में बात नहीं हो रही। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है, स्टोरेज फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खराब हो जाए तो उसका बीमा है, तो ये भी स्टोरेज की बात नहीं कर रहा। आपका आंसर सिंपली बनता है ग्रामीण भंडारण योजना। भंडारण का मतलब ये क्या होता है, एक प्रकार से स्टोरेज, गोडाउन वगैरह भंडार जो होते हैं उनको कहा जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे, अगर आपको थोड़ी सी हिंदी प्रॉपरली आती है तो वहीं से आपका आंसर इसका बन जाता है ग्रामीण भंडारण योजना। इसके अंदर क्या किया गया है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इट वाज अ इंडियन गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये, जो इंट्रोड्यूस की गई फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ गोडाउन्स। गोडाउन्स यानी वेयर हाउस, वही स्टोरेज गोडाउन्स में की जाएगी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर हेल्पिंग फार्मर्स टू स्टोर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट देखें, सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खिजर खान आपका आंसर आता है। ये तो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सल्तनतें आती हैं,
स्टार्टिंग फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक एंड सैयद डायनेस्टी, फाइनली लोधी डायनेस्टी। उसमें सैयद डायनेस्टी में एक ही राजा का नाम मैक्सिमम तौर पे एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज खिजर खान, जो कि पहले ही राजा थे आपके सैयद डायनेस्टी के। सैयद डायनेस्टी में बहुत सारी चीज़ें आपने याद नहीं करनी, लेकिन खिजर खान का नाम आपको डेफिनेटली आना चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखें तो खिजर खान के बारे में यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई है। सैयद डायनेस्टी कब फॉर्म हुई उसके बारे में भी दिया गया है। जब तुगलक डायनेस्टी अचानक से खत्म हो जाएगी तो सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, और तुगलक्स की एक समय पे एकदम से खत्म होने का रीजन जो है वो तिमूर की इन्वेजन माना जाता है। तिमूर जो उस समय पे एक फॉरेन जगह से आके अटैक करते हैं हमारे देश पे, और उन एक तुगलक डायनेस्टी को एकदम से खत्म करने का जिम्मेवारी जो है वो तिमूर की भी मानी जाती है। इस प्रकार से कुछ और राजा आते हैं सैयद डायनेस्टी में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं रहेंगे, ना ही बहुत ज्यादा चीजें आप याद करते हो इन राजाओं के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, Who among the following were moderate leaders? Moderate leaders कौन से हैं among the following? तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी तो पक्का मॉडरेट लीडर हैं, वो आपके फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी आपके मॉडरेट मेंबर हैं। फिरोज शाह मेहता भी मॉडरेट हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी मॉडरेट हैं। तो आपका आंसर बनता है ऑल 1 2 3 4, दी ऑल आर मॉडरेट। आईएनसी आगे जाके दो धाराओं में बदल जाती है, कुछ मॉडरेट्स कहलाते हैं और दूसरे लोग एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, जिनके तरीके जो हैं वो मॉडरेट हैं। बहुत ज़्यादा वो आंदोलन स्ट्राइक्स में नहीं बिलीव करते, थोड़े मॉडरेट तरीके से अपनी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएंगे और एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करवा देंगे, वो मॉडरेट लीडर्स कहलाते हैं। दादा भाई नौरोजी बहुत ही फेमस पर्सन है, ये सारे ही लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ये सारे मॉडरेट हैं। नेक्स्ट देखें तो इसमें कुछ डिटेल्स दी हुई है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ड्रेन वेल्थ थ्योरी के बारे में भी दिया गया है। ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशन दादा भाई नौरोजी की है। फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएनसी, सेकेंड प्रेसिडेंट बने हैं आईएनसी के। स्वराज पहली बार जब डिमांड किया गया तब भी दादा भाई नौरोजी ही प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे आईएनसी के। नेक्स्ट देखें गोपाल कृष्ण गोखले, इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मेंटर या फिर पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को भी इन्होंने इंकरेज किया था पॉलिटिक्स को अपनाने के लिए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अब इनके बारे में भी, ये भी बहुत स्ट्रांग पर्सन थे और इन्होंने एक एडिट किया था द बंगाली न्यूज़पेपर। फिरोज शाह मेहता, ये भी एडवोकेट क्या करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करेंगे हम, सो दैट बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना हो ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन हाँ ग्रेजुअल रिफॉर्म ज़रूर होने चाहिए। फिरोज शाह मेहता जी। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ये तो बहुत फेमस पर्सन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के 1885 वाले सेशन के अंदर, तो इनका भी, ये भी मॉडरेट है। नेक्स्ट देखें, In what circumstances does the vice president assume the office of president? तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी में रीड किया होगा दैट वाइस प्रेसिडेंट किन हालातों में प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल करते हैं। तो वो ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज, यानी कि किसी भी रीजन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर टर्म, 5 साल का उनका टेन्योर रहता है, बिफोर टर्म अपना ऑफिस वेकेंट कर दे, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट उन्हें इमीडिएट इफेक्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन पे आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो उसे कहा जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट हो जाती है फिर वो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ध्यान दें, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसका कंपैरिजन आना चाहिए। देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट लाइन देखते हैं, ईस्ट कोस्ट इज मोर इंडेंटेड विद बेटर नेचुरल हार्बर्स देन द वेस्ट कोस्ट। आपने करेक्ट वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो इसका मतलब एक ही करेक्ट है, बाकी सारी रॉन्ग है। ईस्ट कोस्ट को कह रहा है ज्यादा आइडेंटेड है विद बेटर नेचुरल हार्बर्स, तो ये गलत बात है। वेस्ट कोस्ट आपकी ज्यादा बेटर हार्बर्स वेस्ट कोस्ट पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट कोस्ट हैज मोर बैकवाटर्स एंड लगून्स देन द वेस्ट कोस्ट। ये भी जो आपकी स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। ईस्ट कोस्ट जो है उसमें ज्यादा बैकवाटर्स नहीं है, लगून्स नहीं है, वेस्ट कोस्ट में ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट जो है, वेस्ट कोस्ट इज नैरो एंड कंटेन प्रोमिनेंट नेचुरल हार्बर्स। ये बात ठीक है, वेस्ट कोस्ट जो है वो नैरो है और उसमें प्रोमिनेंट नेचुरल हार्बर्स हैं, ये आपकी बात ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, वेस्ट कोस्ट इज नैरो एंड ईस्ट कोस्ट इज ब्रॉडर। नेक्स्ट देखने हैं, वेस्ट कोस्ट इज वाइडर
एंड बाय लार्ज डेल्टास, तो ये गलत हो गई बात, आपका आंसर सी बनता है, इसके अंदर आपका आंसर रहेगा सी। और इसकी कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सो दैट आपका बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें कवर्ड हमने कर दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखें, विच सूफी सेंट लिव ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश। तो ध्यान दें, इल्तुतमिश के समय पे सूफी सेंट जो बहुत ही फेमस थे वो एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी थे, जिनकी याद में इल्तुतमिश के समय पे ही कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा दी गई, लेकिन वो अभी फिलहाल ऑप्शंस में नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है दैट इज बहाउद्दीन जकारिया जी, ये भी सूफी सेंट थे और इल्तुतमिश जी के समय पे ये प्रेजेंट थे। अब ध्यान दें, मेजर जो सूफी सेंट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए दैट इज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में कुतुब मीनार बनाया गया। स्टार्टिंग हुई कुतुब मीनार की फ्रॉम जो आपके पहले राजा रहेंगे दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन यहाँ पे जो है कंप्लीट कराने वाले इल्तुतमिश रहते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट अथॉरिटी डज द सुप्रीम कोर्ट हैव ओवर लॉज इन्फ्रिंजिंग ऑन बेसिक राइट्स। तो क्या उनके पास राइट्स हैं, अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर कोई बेसिक राइट्स को वायलेट कर दे तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है, या अथॉरिटी कह सकते हैं कि वो नल एंड वॉइड ही डिक्लेयर कर देगा वो जो नया बनाया हुआ लॉ है, अगर बेसिक राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं उसमें। तो आपका आंसर बनेगा इट कैन डिक्लेयर द लॉ नल एंड वॉइड। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लोकसभा को प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर है उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर राज्यसभा की बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं जो, वो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इजी क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कुछ एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, अच्छा मतलब ये थोड़ा सा इसके ऊपर सोचने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि सेंसस आपने अच्छे से करके जाना है, 2011 का सेंसस आपको डेफिनेटली आना चाहिए, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो पहला वो कह रहे हैं लक्षद्वीप हैज अ मिनिमल शेयर इन इंडियाज एसटी पॉपुलेशन बट द हाईएस्ट इंटरनल एसटी प्रपोर्शन अमंग ऑल द स्टेट्स। तो कह रहे हैं कि जो लक्षद्वीप है उसमें वैसे तो बहुत कम एसटीज हैं बिकॉज उसकी ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो उसकी हाईएस्ट परसेंटेज है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो सकती हैं अगर सुनने में कि नंबर ऑफ एसटीज तो कम है लेकिन उसकी परसेंटेज ऑफ एसटी बहुत ज्यादा है, 90% अबव इसके अंदर एसटी आप मान सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर हाफ ऑफ इंडियाज एसटी पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो आप देखेंगे सभी मेजर जगहें उन्होंने कवर कर ली हैं। तो मोर देन हाफ लिखा है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है एसटी पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखें, द एसटी पॉपुलेशन रिकॉर्डेड अ लोअर ग्रोथ रेट देन द टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग ये जो 2001 से 11 तक का जो चेंजेस आए उसमें वो कह रहे हैं टोटल पॉपुलेशन जितनी बढ़ी एसटी की पॉपुलेशन उससे कम बढ़ी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, एसटी की पॉपुलेशन उससे ज्यादा बढ़ी, वो उसके बारे में मैं बात करवाऊंगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्स रेशियो अमंग एसटी इज मोर फेवरेबल देन द नेशनल एवरेज। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर बनता है 1, 2 एंड 4। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। इसकी डिटेलिंग आपको जो आनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन्ड है। 94.8% जो है वो तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो ये लक्षद्वीप के अंदर 94.8% जो हैं लोग वो एसटी हैं। तो आपका आंसर यहाँ से ये बना है। वैसे ओवरऑल लक्षद्वीप बिकॉज छोटा वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है एसटीज़ की वहाँ पे। नाउ एसटी की जो ग्रोथ हुई है वो 23% हुई है, जबकि टोटल ग्रोथ जो हुई है वो 17% हुई है 2001 से लेके 11 तक। तो ये बात जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है वहां पे। नेक्स्ट देखें, Which of the following uprisings was primarily linked to the protest against a road construction project by the British military? तो कौन सा रिवोल्ट हुआ था? तो रिवोल्ट हुआ था जैंतिया एंड गारो रिबिलियन। ये वाला रिवोल्ट या रिबिलियन कह सकते हैं उस समय पे हुआ था जो कि रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट था। तो ध्यान दें ये वाला ये चीज है, और वो क्यों हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पे पूरा जिक्र दिया है कि क्यों हुआ था। वो इसलिए हुआ था बिकॉज वो उनकी सेक्रेट जगहों से रोड क्रॉस कर रही थी, इसलिए वो ट्राइब जो है वो उसमें रिवोल्ट में आ गई थी, रिबिलियन करने पे आ गई थी। नेक्स्ट देखें, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया इन 2022 अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24। अब ध्यान दें
करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट आ जाएगा, एचडीआई इंडेक्स डिफरेंट बात कह रहा है, और ये जो है थोड़ा सा पुराना डाटा है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में, करंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो इसमें 67 ईयर्स उन्होंने कहा, लेकिन अगर करंट एचडीआई रिपोर्ट की बात करें तो हमारी एज जो है वो 72 तक उन्होंने एक्सपेक्टेड एज यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई है। ये पुराना डाटा है, उसमें 67 के आसपास उन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द 5 ईयर प्लान्स के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला कह रहा है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी। तो ये बात ठीक है, एग्रीकल्चर पे ही ध्यान दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट बात कह रहे हैं द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हरोद डोमर मॉडल। ये बात ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, लेकिन यहां पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सी है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आपका आंसर बनेगा नीदर 1 and 2। इनकरेक्ट कोई नहीं है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। आपका आंसर बन रहा है ये। ध्यान रखें, आपको हरोद डोमर मॉडल जरूर आना चाहिए, महिला नोबिस प्लान का जरूर पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो आपको डीपी धर प्लान के बारे में जरूर पता होना चाहिए, रोलिंग प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लान हॉलीडे के बारे में पता होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी 5 ईयर प्लान का जब हम डिटेल लेक्चर लगाएंगे तो मैं आपको सब कुछ उसके अंदर क्लियर करूंगी कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। गरीबी हटाओ स्लोगन कब दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई, आपके कुछ न्यूक्लियर टेस्टिंग्स हुई थी कौन से प्लान में हुई, बैंक नेशनलाइज कौन से प्लान में हो गए, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, द राइट टू इक्वालिटी मे बी कंस्ट्रेंड टू द सिटीजन बाय द स्टेट टू। तो राइट टू इक्वालिटी में भी कंस्ट्रेंट, कब कंस्ट्रेंट की जा सकती है राइट टू इक्वालिटी, तो ये ध्यान दें, राइट टू इक्वालिटी तब कंस्ट्रेंट करनी है, कंस्ट्रेंट मतलब रोकी जा सकती है जब उन्हें लगे लार्जर वेलफेयर के लिए उसको रोकना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अलाउ फॉर वेलफेयर पॉलिसी बेनिफिटिंग मार्जिनलाइज सेक्शनल, यानी कुछ सेक्शन को हमें डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है उनको अपब्रिंग या अपग्रेड करने के लिए, तो तब अलाउ किया जाता है टू फॉर द लार्जर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ये। नेक्स्ट देखिए, द 4th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड अंडर विच प्राइम मिनिस्टर। तो इजी क्वेश्चन है, पहली स्टार्टिंग की कुछ आपकी अमेंडमेंट्स तो डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे हुई। ये 1955 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, वो साल था 1955 का 4th अमेंडमेंट जब हो गई। इसमें मल्टीपल चेंजेस किए गए थे, वो चेंजेस के ऊपर भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है। फिलहाल के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 4th अमेंडमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग वाली अमेंडमेंट्स में से है, तो 1955 में हो गई है। जवाहरलाल नेहरू जी आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ये सभी चेंजेस हुए थे इस 4th अमेंडमेंट के द्वारा। आर्टिकल 31 में चेंजेस, 31A, 305, 9 शेड्यूल, ये सभी डिटेलिंग आपके डिटेल्ड PDF में आपके पास अवेलेबल है। आप जरूर इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट देख लेते हैं, द झेलम रिवर ओरिजिनेटेड नियर रक्षातल। तो ये ही आपकी स्टेटमेंट गलत है, झेलम नहीं यहाँ से ओरिजिनेट होती, सतलुज यहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो बात ठीक हो गई। फ्लोज वेस्ट फॉर अ वाइल देन साउथ वेस्ट टू जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। तो पहला ही आपकी स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल गलत कर देंगे। नेक्स्ट देखें, द गंगा रिवर इज फॉर्म्ड बाय भागीरथी एंड अलकनंदा। ये बात तो करेक्ट है, अलकनंदा एंड भागीरथी ज्वाइन करेंगे तो गंगा रिवर फॉर्म हो जाएगी। फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश टू द बे ऑफ बंगाल, ये बात करेक्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट्स एज यालुंग सैंगपो इन तिब्बत। ये बात ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से स्टार्ट होती है तिब्बत से, फ्लोज ईस्टवर्ड, यू टर्न लेती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, देन असम, बांग्लादेश टू जॉइन गंगा। बिल्कुल सही, लास्ट में वो गंगा के साथ ही ज्वाइन करेंगे। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। उसका कुछ पार्ट दोनों नदियों के जाएंगे, पद्मा एंड मेघना, तो वो हम करते हैं अपने डिटेल लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी में। नेक्स्ट देखेंगे, ये बात स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, अपर हिमालयन रिवर्स इरोजन मेनली फॉर्म फ्लड प्लेन्स एंड मिएंडर्स इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स। बिल्कुल नहीं, फ्लड प्लेन्स हाई ऑल्टीट्यूड्स में नहीं बनते, वो प्लेन एरियाज में बनते हैं। फ्लड प्लेन्स का मतलब ही प्लेन है, तो हाई ऑल्टीट्यूड्स में क्यों बनेंगे वो। तो आपके आंसर कौन सा करेक्ट है, 2 and 3 आपका यहाँ पे करेक्ट है। 1st and 4th गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर पता होने चाहिए कि ये जो नदियां हैं, खास करके इंदस नदी को ज्वाइन करती 5 नदियां जिससे पंजाब का नाम स्टैब्लिश होता है, वो नदियां एक्चुअल में कहाँ से ओरिजिन होती हैं, कहाँ फ्लो करती हैं, किसके साथ ज्वाइन करती हैं, उसके ऊपर डैम भी बनते हैं। ये पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर में भी, ये बिकॉज IB एग्जामिनेशन तो सेंटर का एग्जामिनेशन है, यहाँ पे भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो ये आपके लिए एक चार्ट मैंने क्रिएट किया है,
इंदस रिवर सिस्टम के ऊपर है ये आपका सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, घग्गर, इंदस, ये सारी नदियों के ऋग्वेदिक नाम भी दिए हैं, ये भी अब आपके एग्जाम में आते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो ये रक्षास्थल लेक के पास से कौन ओरिजिनेट होती है, सतलुज होती है, उन्होंने झेलम कहा था तो गलत हो जाता है। इनके ऊपर डैम्स बने हुए हैं और फेमस डैम्स को मैंने हाईलाइट कर दिया जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मिनरल्स इन सॉइल कंपोजिशन। तो मिनरल्स की कंपोजिशन कितनी होती है सॉइल के अंदर, तो वो 45% होती है। अगर मिनरल की पूछ सकते हैं तो बाकी भी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, उसकी डिटेल्स भी हम करेंगे। फिलहाल के लिए मिनरल्स की कंपोजिशन 45%, एवरेज की बात पूछ रहे हैं वो। और एयर की कंपोजिशन जो है 25%, वाटर की कंपोजिशन 25% और 5% क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। तो इस प्रकार से आपको टोटल कंपोजिशन जो पता होनी चाहिए सॉइल की कंपोजिशन, जिसमें 45% मिनरल्स का एवरेज कंपोजिशन बताई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन है हमारा इस शिफ्ट का। Which of the following Khajuraho group of temples is built entirely of granite and is oriented north, east and south west? तो ये जो है ये खास टेम्पल है देवी, ये है आपका जोगनी टेम्पल, वेरी फेमस टेम्पल, 64 जोगनी टेम्पल। ये जोगनी इसके ऊपर ही टेम्पल निर्धारित है, ये आपने याद रखना है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में से 64 जोगनी टेम्पल जो कि एंटायरली ग्रेनाइट का बना है और नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट वो ओरिएंटेड है। इस प्रकार से ये टेम्पल खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का एक पार्ट है, जिसमें 64 योगिनीज को ये टेम्पल जो है वो उन्होंने एक प्रकार से उनको डेडिकेट किया गया है ये टेम्पल। तो ध्यान रखें 64 योगिनी टेम्पल एंटायरली ग्रेनाइट से बना है, 64 योगिनीज को ये डेडिकेट किया गया है। ये प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। सो हमारा कंप्लीट होता है IB-ACIU एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज का पार्ट। आप ध्यान देंगे तो आपके इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखे गए हैं इस शिफ्ट के अंदर, यानी कि ओवरऑल ही IB-ACIU में जनरल स्टडीज सेक्शन आसान या मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हो। कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, TDS थे, थोड़ा सा समझ के साथ आप करेंगे, लेकिन बाकी सारे ही क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट आपको दिखेंगे। इसी प्रकार से हम बाकी शिफ्ट्स भी लेके आएंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञानम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल एज वेल एज हमारा टेलीग्राम चैनल, सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे regarding all the government jobs. Thank you.